स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है। ये डेमो लेक्चर की तरह हम इसको आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सपोज अगर इसको अच्छा रिस्पांस आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज भी कंटिन्यू करना ही है हमको, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है हमने पढ़ा रखा है पूरा। टोटली 2-3 जो है चैप्टर बाकी है, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन आंसर लेने ही वाली थी। एंड मार्केटिंग हम स्टार्ट ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टोटल 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज का ई बुक अगर आपने परचेस नहीं कर रखा है तो प्लीज़ परचेस कर लेना, क्योंकि अपकमिंग जितने भी क्लासेस होंगी जीके के लिए वो सारी की सारी इसी पीडीएफ से हम पढ़ाएंगे। तो आपको एक आसानी होगी, नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नोट्स के फॉर्मेट में ही है। आपको जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर क्लास हो रहा है तो नोट्स बनाओ फिर उसको रिवाइज करो, नहीं, आपको रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं। लाइक स्पून फीडिंग हम आपको कर रहे हैं कि उसमें से ही रिवीजन कर लो। अगर हो सके तो पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो, अगर हो सके तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज कवर कर रखा है। 2021 एडिशन का ही लेना, ऑल सब्जेक्ट्स वाला लेना। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। 20 क्वेश्चंस है, और जो पॉइंट्स थ्योरी क्लासेस में मैं बिल्कुल भी स्किप कर चुकी थी या फिर जिसकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर डिस्कशन करने की, वो नहीं डिस्कस किए, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ, समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न का अध्ययन शामिल है। तो ऑप्शंस देखते हैं, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चंद जो है एरिया की बात होती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक एस्पेक्ट कंसिडर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ कंसिडर किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है वो सब कुछ कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें, मैंने ये आपको पढ़ाया है आई थिंक सेकेंड या थर्ड क्लास में, जब मैंने आपको बता रखा था, नहीं, एलपीजी के जो क्लास हुआ था, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की क्लास में मैंने बता रखा है कि इंडिया की जो पॉलिसी थी या अर्थव्यवस्था थी पहले, हम आज़ाद हुए थे 1947 के बाद, एक बंद अर्थव्यवस्था हो चुकी थी हमारी, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। उसमें क्या हो रहा था, ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा था, ना कोई इंपोर्ट हो रहा था, ना ही निर्यात होता है, ना ही आयात होता है, एक मतलब पूरी तरह से एक बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। ठीक है, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। अच्छा, वन मोर थिंग, आपने अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो प्लीज़ ख़रीद लेना। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक ही आपका हमेशा साथ देगा। प्लीज़ यूज़ माय कोड CTMV7N, ठीक है, फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और एक बात मैं बता दूं, उसके सब्जेक्ट टेस्ट आप देना शुरू कर दो। फुल टेस्ट तो अभी अवेलेबल नहीं है, हो जाएंगे वो अगले मंथ से रेडी, बट अभी आपको क्या करना है, उसके सब्जेक्ट्स जो भी हमने कंप्लीट कर रखे, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCL, तो इसके क्वेश्चंस है वहाँ पर। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के क्वेश्चंस है, कस्टमर रिलेशनशिप जो भी है CRM, उसके क्वेश्चंस है। सारे आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं और आपको उसी तरह से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो होता है वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले भी अगर आप शुरू कर दो तो भी चल जाएगा, बट सब्जेक्ट जो टेस्ट होता है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन आपको करना ही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मीन्स। तो देखो, मैंने जस्ट आपको कहा कि LPG जो रिफॉर्म हुआ था हमारे यहाँ 1991 में, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि हमने थोड़ा सा एक तरह से ढील दे दी थी हमारे रूल्स में, हमने टैक्स स्लैब कम कर दिए थे। फॉरेन से अगर कोई कंपनी हमारे यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है तो हम उनको अलाउ कर रहे थे, हमने लाइसेंस फटाफट दे रहे थे। कुछ चुनिंदा ऐसी जो है एरिया हमने छोड़ दिया था, बाकी सारे जितने भी एरियाज़ थे उसमें हमने लाइसेंस बंद कर दिया था। कुछ चुनिंदा एरियाज जैसे कि मेडिकल्स में एंड अल्कोहल रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है तो उसमें हमने लाइसेंस स्ट्रिक्टली हमने उसको जो है रखा था, बट बाकी सारे इसमें हमने जो है लाइसेंस को निकाल दिया था। इससे क्या होगा कि कंपनियां जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएंगी। ठीक है,
तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमी रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभव प्रतिबंध। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या है ये, ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है कि मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में प्रत्यक्ष कर संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं, सेल्स टैक्स बिक्री कर, इनकम टैक्स आयकर, एक्साइज टैक्स उत्पाद कर, सर्विस टैक्स सेवा कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनकम टैक्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, इनकम टैक्स। हम ये डायरेक्टली पे करते हैं, हमारी सैलरी का जितना भी परसेंटेज कट होता है तो ईयरली बेसिस पे वो हम इनकम टैक्स जो है पे कर देते हैं। और बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी जो है भारत सरकार ने लागू कर दिया है 1 जुलाई 2017 से। इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे करके सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ऐसा लगता होगा जो इनकम करता है वही बंदा सिर्फ टैक्स पे कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद भी टैक्स पे कर रहे हो। एक छोटा बेबी भी जब आता है ना दुनिया में तो वो भी टैक्स पे करता है। ठीक है, मतलब आप अगर छोटा सा पेन भी खरीदने जाओ तो उसका जो कवर होता है उसके ऊपर पढ़ना, वहाँ पे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा पे करते हो और डायरेक्ट टैक्स आपको दिखाई देता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिखाई देता। बट हर एक इंसान जो है टैक्स पे करता है, तभी सरकारें चल पाती है। ठीक है, उनका खजाना भरता है और फिर जो है अच्छे से सब कुछ चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोपोली रेफर्स टू, 2018 का क्वेश्चन है ये। फिर से टाइप्स ऑफ मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको पूछा ही जाएगा, इसीलिए पीवाईपी पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। और टेक्स्ट बुक ने 2018 के पीवाईपी पेपर अवेलेबल करा दिए हैं, तो प्लीज़ जाकर वो फुल लेंथ टेस्ट दे देना। ठीक है, वो एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट दे देना और उसके जितने भी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उनको साइड में लिखना और उसकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तो ओलिगोपोली का जो मैंने टाइप्स ऑफ मार्केट में पढ़ाया था कि फ्यूअर सेलर होते हैं और लार्जर बायर होते हैं, मतलब सेल करने वाले कम लोग और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ओलिगोपोली कहेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, मार्केट डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलर्स। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेलर्स, फ्यूअर सेलर्स एंड मोर बायर। ठीक है, अगर मोनोपोली मतलब क्या होता है कि भाई सेल करने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत है, मतलब उसका एकाधिकार होना। ठीक है, एकाधिकार होना। और ओलिगोपोली को हिंदी में भी ओलिगोपोली ही कहते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे मत पूछ लेना कि मैम इसका हिंदी मतलब क्या है, इसका हिंदी मतलब भी ओलिगोपोली ही है। ओके, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ द टैगलाइन ऑफ ग्रोथ इज़ लाइफ। ओके, मैंने आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर रखी है, जितने भी टैगलाइंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये एक जो मार्क्स है कंफर्म समझ लीजिए अगर आपने उस PDF को अच्छे से एनालाइज किया तो। और बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम इतना ज़्यादा कैसे पढ़े, इतनी ज़्यादा कंपनियों की टैगलाइन कैसे याद करें। तो देखो, अल्टीमेटली अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। ठीक है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और सैलरी आएगी तो आप ही खाओगे, कोई और तो नहीं खाएगा, है ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जब पढ़ाई करते हो तो ऐसा मत सोचो कि आप किसी पर एहसान कर रहे हो, आप आपके फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो। अगर आपने अभी सोच लिया कि इतना बड़ा मैं कैसे पढ़ूंगा क्या, हाँ ये क्वेश्चन सही है आपका कि इसको मैं याद कैसे रखूँगा इतनी सारी कंपनियों के टैगलाइन को, ये सही क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। डेली 10 कंपनियों की टैगलाइन आपको याद करना है। डेली मतलब उठते ही, मैंने आपको कहा था उठते ही आपने किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज किया ना किया हो, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको देख लो, दिमाग चमकेगा कि आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई अब क्या पूछेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या करना है इस बार, डेली उठने के बाद 10 कंपनियों की टैगलाइन याद करनी है। पूरी ऐसे डेली करोगे, 30 दिन तक करोगे, 300 कंपनियों पूरा जो है PDF याद हो जाएगा और 1 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ इज़ लाइफ ये किसकी टैगलाइन है, ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की।
नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर हम 4 जो टैगलाइंस है यहाँ पर यही याद कर लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। अब देखो जैसे वॉक्सवैगन की जो है ये जर्मन मोटर व्हीकल कंपनी है, इसका है 10 ऑटो, 10 ऑटो, 10 ऑटो, ये प्रोनाउंसिएशन में जर्मन है थोड़ा सा। इसका मीनिंग होता है द कार, ठीक है, द कार, या फिर 10 ऑटो करके ये आएगा आपको अगर आया तो एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्टली के मार्ट, हमारे जैसा डी मार्ट होता है ना वैसे ही ये के मार्ट है, यूएसए बेस्ड कंपनी है ये। तो इसका जो है टैगलाइन है लाइफ इज़ रिडिकुलसली ऑसम, ठीक है, लाइफ इज़ रिडिकुलसली ऑसम। और मारुति सुजुकी का क्या है, इसका जो है देखो वे ऑफ लाइफ, क्या है, वे ऑफ लाइफ, ठीक है, वे ऑफ लाइफ, याद कर लेना। ये 4 तो यही याद हो गए हमारे। ग्रोथ इज लाइफ किसकी है, रिलायंस इंडस्ट्री की है। द कार किसकी है, वॉक्सवैगन की है। द लाइफ इज रिडिकुलसली ऑसम किसकी है, के मार्ट की है। और मारुति सुजुकी की क्या है, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ द टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स किसकी टैगलाइन है, तो ये है एसबीआई बैंक की, ठीक है, ये है एसबीआई बैंक की। अब ये जो बाकी के 3 बैंक बचे हैं, इसका टैगलाइन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट करोगे आपके दिमाग में रह जाएगा, आप सर्च करोगे फिर इसको कमेंट करोगे, आपको एक तरह से वो फीडिंग कर रहे हो आपके दिमाग में, ठीक है। वो खुद के लिए आप कर रहे हो तो करो, ठीक है, कमेंट करना ज़रूरी है, अच्छे से कमेंट करना। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आर एट, देखो मैंने आपको कहा था कि इंडिया की ओवरऑल सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, आरबीआई बैंक है। अगर किसी गवर्नमेंट को एक्चुअली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो वो जाएगा आरबीआई के पास, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए वो जाएगा आरबीआई के पास। बड़ी इंडस्ट्रियल जो भी कमर्शियल बैंक्स है अगर उनको लोन चाहिए वो जाएंगे आरबीआई के पास। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर ऐसी कोई बैंक होनी चाहिए जो अलग अलग कंट्रीज़ को लोन दे, तो वो कौन सी बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। मोस्ट जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी बैंक्स है, उनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में ही है, ठीक है। ये पूछता है इसलिए मैं बता रही हूँ, हम जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि क्यों ये बैंक का इस्टेब्लिश हुआ, क्या ऐसा कारण था कि वर्ल्ड वाइड एक बैंक की ज़रूरत पड़ी वगैरह, सब कुछ मैं बताऊंगी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है इसके अंडर इसको एक्चुअली IBRD भी कहते हैं, IBRD याद रखना। IBRD का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन KVIC 2021 में पेपर जो हुआ था, जस्ट आई थिंक 28 फेब में एग्जीक्यूटिव का पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम हुआ था, और वो 2020 में हुआ था ये एग्ज़ाम। हाँ, उसके बाद जो है ऐसे एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए थे, लॉकडाउन हो चुका था, तो 2020 की बात है ये। 28 फरवरी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, KVIC में क्वेश्चन बना था कि वर्ल्ड बैंक ऑल्सो नोन एज, तो IBRD बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, तो याद रखना IBRD इसको कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर IDA भी आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी करके, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC भी आता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। क्या क्या आता है वर्ल्ड बैंक के अंदर, IBRD, नेक्स्ट IDA एंड IFC, याद रखना है आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंडियन कमर्शियल बैंक बिकम द फर्स्ट इन प्रोवाइडिंग मोबाइल ATM सर्विसेज, कौन सी इंडिया की पहली बैंक बनी है कमर्शियल बैंक जिसने मोबाइल ATM सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी है पहली बार इंडिया में, तो वो है ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, मैंने आज अभी जस्ट आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बता रखा है। तो देखो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये इसका पार्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका पार्ट है, IDA इसका पार्ट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो ये खुद में एक वर्ल्ड बैंक की तरह ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक अलग बैंक है,
तो ये इसका पार्ट नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक तरह से एशिया के लिए, एशिया की वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है, मतलब एशिया के बैंक की तरह काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको ही लोन देगा, नहीं, ये सबको लोन देता है। बट जो एशियन कंट्रीज़ है, जैसे हम ही सपोज अगर हम ही इनसे लोन लेने जाए ना तो ये हमको जल्दी से लोन दे देंगे। और अमेरिका तो छोड़ो, वो तो लोन नहीं ले सकता। कोई दूसरी कंट्री सपोज वेनेजुला सपोज, ठीक है, वेनेजुला अगर इनके पास लोन लेने जाएगा तो ये थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज का दर होता है, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे देते हैं। हमारे लिए ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे आ जाते हैं एशियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, हमारे लिए नहीं, सिर्फ एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड बिफोर द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग्स विथ। मैंने आपको कहा था, जब मैंने बजट आपको पढ़ाया था सेकंड क्लास में ही, मेरे इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के सेकंड क्लास में ही मैंने पूरा बजट आपको पढ़ा दिया था। तो देखो, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट करके नहीं बताते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट करके नहीं लिखा गया है, उसको लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके अनुसार रखा जाता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत जो है बजट जो है पेश किया जाता है, तो वो आर्टिकल है 112, अनुच्छेद 112, ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, भारत का योजना आयोग निम्नलिखित में से क्या है। तो प्लानिंग कमीशन नेहरू जी के टाइम पर की बात है, ये 1950 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब ये कन्वर्ट होके नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे ही हमारा ये जो बीजेपी गवर्नमेंट आया, उन्होंने इसको चेंज कर दिया, टोटली नीति आयोग कर दिया है। वो हम पढ़ेंगे जब 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में कन्वर्ट क्यों हुआ। देखो, मैंने कहा था आपको कि कोई बॉडी अगर किसी एक्ट के तहत बनती है तो वो क्या होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो वो क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगी। लेकिन अगर ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना किसी एक्ट के तहत बनी है तो वो क्या होगी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं उसको। लेकिन जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये है एक सलाहकार निकाय, ठीक है, एक ये एडवाइजरी बॉडी है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, ये किसी एक्ट के तहत नहीं बना है, इसीलिए इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। अगर फिर से अगर कांग्रेस आ जाए या फिर कोई भी दूसरी पार्टी आ जाए तो नीति आयोग को चेंज करके वो दूसरा कुछ नाम रख देगी, लेकिन उसका काम एक ही होगा कि सरकार को सलाह दे। ओके, सरकार को सलाह दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र जो बुक है, हमारे वैदिक बुक, हमारे एंशियंट बुक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे जो पीडीएफ मैंने आपको दे रखा है, जो पेड पीडीएफ है, उसमें मैंने बहुत सारे बुक्स लिख कर दिए हैं, तो प्लीज़ उनको अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि 1 मार्क्स बन जाता है, ठीक है। जीके की यही खासियत होती है, अगर आपने जीके सही से किया ना, विद इन अ सेकेंड आप उसको क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, कॉन्फिडेंस का लेवल होगा तो अलग ही होगा, ठीक है। जीके और मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैथमेटिक्स का कैसे होता है ना कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप आंसर गलत टिक करके आओगे नहीं, और जो जीके का क्या होता है कि अगर आता है तो ही आता है, मतलब लाइक कि सपोज अब अर्थशास्त्र किसने लिखा है ये अब मुझे पता है, अगले वाले को अगर पता नहीं तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये खासियत होती है कि भाई विद इन अ सेकेंड इसका जो है हम चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर रीजनिंग का सोचे तो आपको रीजनिंग को सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा 50-90 ऐसे, मतलब 90-10 ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग भी हो जाए। लेकिन मैथमेटिक्स और जीके बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और इनको अच्छा करोगे ना तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा आपका, गारंटेड। तो अर्थशास्त्र जो बुक है ये कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है, कौटिल्य ने लिखी है, जिसको चाणक्य भी कहते हैं प्यार से। और इनका सही नाम, इनका रियल नेम था विष्णुगुप्त। क्या था, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके ये टीचर थे, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के, एक्चुअली मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ये टीचर थे, उनके ये प्राइम मिनिस्टर थे उनके दरबार में, ये याद रखना है आपको। अब कौटिल्य के बारे में जान ही लिया है तो मैं और एक क्वेश्चन बनता है, जो बीरबल है, ठीक है, अकबर के जो दरबार में बीरबल थे उनका रियल नेम क्या था, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उनका रियल नेम था महेश दास। क्या था उनका रियल नेम, महेश दास। ऐसे इंटरलिंक करके पढ़ोगे तभी होगा, ठीक है, महेश दास। और अच्छा, जो हमारे तानसेन थे,
ठीक है, तानसेन थे जो अकबर के दरबार में थे, उनका रियल नेम क्या है? तो उनका रियल नेम है रामतनु पांडे। ठीक है, रामतनु पांडे। ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन बना है कि उनका रियल नेम पूछ लेता है। ठीक है, रियल नेम पूछ लेता है रामतनु पांडे। नेक्स्ट कालिदास। देखो कालिदास की जो रचनाएं हैं ना, वो पूरी मैंने एक लिस्ट बनाकर दी है पेड पीडीएफ में। 9 ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको वो पूरी रट्टा मारनी है। ठीक है, रट्टा मारनी है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली दे देगा कि जो ऋतु संहार है, या फिर कौन सी एक बुक है उनकी, एक जो हमारे शिवा के एल्डर सन है, कुमार संभवम करके उनकी बुक है कार्तिक के ऊपर। ठीक है, कार्तिक जो हमारे लॉर्ड शिवा के एल्डर सन है, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। और भी बुक है जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संभार, और एक बुक है हाँ विक्रम, जो राजा था विक्रमादित्य और उर्वशी जो थी, उनकी लव स्टोरी के ऊपर भी एक बुक है विक्रम उर्वशियम करके। ठीक है, विक्रम उर्वशियम करके। मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये सारी जो जितनी भी बुक्स मैंने बता रखी है, आप खुद हो सके तो आप नोट डाउन करना, अदरवाइज पेड पीडीएफ में दे रखी है, वहाँ से आपको इसका रट्टा मारना है। ठीक है, 9 ऐसी बुक्स है जो कि कालिदास की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, हु वाज द ऑथर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या है, हमने जस्ट थोड़ी दिन पहले, आई थिंक कल की क्लास में मैंने नाबार्ड के बारे में आपको पढ़ा रखा है। नाबार्ड, आरआरबी, कमर्शियल बैंक क्या होता है, प्राइवेट बैंक क्या होता है, पब्लिक बैंक क्या होता है, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो नाबार्ड क्या है, ये एक बैंक है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है, ये सब नाबार्ड के अंडर होता है। ठीक है, नाबार्ड क्या है, एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई वॉज नेशनलाइज इन। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पोज बाय। जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार ही कॉर्पोरेट टैक्स लगा सकता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार ही कॉर्पोरेट टैक्स लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स इकोनॉमी मीन्स। मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिक्स है। ठीक है, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों भी जो सेक्टर है अच्छे से काम करते हैं। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना, ये कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, Which company has the tagline "Inspired the world, create the future"? Inspired the world, create the future। तो ये है सैमसंग कंपनी की टैगलाइन। ठीक है, सैमसंग कंपनी की टैगलाइन। नेक्स्ट क्या है, Which company has the tagline "Be moved"? ठीक है, Be moved की टैगलाइन किस कंपनी की है? तो ये है सोनी। सोनी कंपनी की ये टैगलाइन है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो टैगलाइन प्लीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कंपाइलेशन करके दिया है आपको, अभी तक किसी ने भी इस तरह का कंपाइलेशन करके नहीं दिया होगा। हमने बहुत मेहनत की है कंपाइलेशन के पीछे, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, उसे 1 मार्क्स पक्का कर लेना अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।